कहानी की शुरुआत होती है एक मर्डर से, जहां एक औरत को बिल्डिंग के काफी ऊपर से नीचे फेंक दिया गया है और उसकी मौत हो गई है। इसके बाद करली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने उसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। करली एक बुक एडिटर है और उसका डाइवोर्स हो चुका है। कुछ दिनों बाद उसने इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए अर्जी दी और उसे जल्दी ही ये अपार्टमेंट मिल भी गया। करली इस बात से बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया, क्योंकि अपार्टमेंट को खरीदने के लिए बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं और इसके केस में सब काम जल्दी जल्दी हो गया। उसकी इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बूढ़े आदमी से अच्छी दोस्ती हो गई। वो उसे बताता है कि तुम्हारी शक्ल नाओमी से बिल्कुल मिलती जुलती है। उसका इसी अपार्टमेंट में कुछ टाइम पहले मर्डर हुआ था। करली को उसकी बात बहुत अजीब सी लगी। उसने एक आर्टिकल में नाओमी की फोटो देखी। उसने देखा कि वाकई में उन दोनों के फेस में काफी सिमिलैरिटीज हैं। उसे लगता है कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। इसी बीच करली एक पार्टी देती है। उसने अपने जानकार सभी लोगों को बुलाया था। पार्टी में एक जैक नाम का आदमी भी आया था जो उसी बिल्डिंग में रहता था। करली ने उसे कहा कि मैं तो आपको जानती भी नहीं और ना ही मैंने आपको बुलाया। तो जैक कहता है तो क्या हुआ, आखिर हम पड़ोसी हैं, मैं इस नाते आ गया। इसके बाद करली ने उस पर ध्यान नहीं दिया और पार्टी एंजॉय करने लगी। थोड़ी देर बाद जैक फिर से उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ। इसी बिल्डिंग में एक और आदमी रहता था जिसका नाम जॉन है। जॉन भी अब करली से दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसने उसे जिम में ट्रेनिंग देने के बहाने छूना भी शुरू कर दिया था। एक दिन जॉन उसे कहता है कि आखिर तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देती, क्या मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ, ये वजह है या कुछ और। करली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद वो दोनों जॉन के अपार्टमेंट में मिलते हैं, जहां बातें करते करते वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ये सब कुछ कहीं रिकॉर्ड हो रहा है और करली इस बात से बिल्कुल अनजान है। जॉन करली को बताता है कि मैं एक वीडियो गेमर हूँ और इसलिए मैं अपना ज्यादातर टाइम घर पर ही बिताता हूँ। करली की इसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक लड़की विडा से भी दोस्ती हो जाती है, जो कि एक मॉडल है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी वैसे ही मार दिया जाता है जैसे कि नाओमी की डेथ हुई थी। करली को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है और क्यों। एक दिन जैक करली के अपार्टमेंट में आता है। वो करली को कहता है कि तुम जॉन से दूर रहो, उसी ने नाओमी और विडा दोनों को मारा है और तुम्हारा इस्तेमाल करके वो तुम्हें भी वैसे ही मार देगा। करली को ये सब बेफिजूल की बातें लगती हैं और वो जैक को अपने घर से भगा देती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके मन में भी जॉन के लिए शक पैदा होने लग गया था। करली जॉन से मिलती है और उससे इस बारे में बात करती है। जॉन उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए थे। करली यह देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ बिल्डिंग के हर घर की लाइव फुटेज चल रही थी। जॉन उसे अपनी बातों में फंसा लेता है, जिस वजह से वो जॉन की बातों पर विश्वास कर लेती है। वो कंप्यूटर में देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक बच्ची को परेशान कर रहा है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसे वो बूढ़ा आदमी लिफ्ट में मिलता है। उसे उस आदमी को देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो वहाँ कुछ नहीं बोलती और घर जाकर उसे कॉल करके कहती है कि अगर तुमने दोबारा बच्ची के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। इसके बाद वो आदमी बच्ची को परेशान करना बंद कर देता है। एक दिन करली जॉन से पूछती है कि क्या तुमने हमारी प्राइवेट वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रखी हैं? तो जॉन कहता है कि हाँ, और उसके बाद वो करली को वो वीडियोस दिखाता है। करली उसे कहती है कि इन सब को डिलीट करो। जॉन उनकी सारी वीडियोस को डिलीट कर देता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि ये सारी बिल्डिंग मैंने ही बनवाई है, यहाँ हर घर में एक कैमरा है, मुझे यहाँ बैठे बैठे पता चलता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। मुझे किसी के पास जाने या किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन में मैं अपनी माँ से मिल नहीं पाता था और ऐसे ही लाइव वीडियो के थ्रू मैं उन्हें देखता था, तभी से मुझे इन सब की आदत पड़ गई, लेकिन मैं इसका कभी भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता। वो करली को कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैंने ही तुम्हारे अपार्टमेंट खरीदने की अर्जी को एक्सेप्ट करवाया था और तुम्हारे सारे काम दूसरों से जल्दी करवा दिए थे, क्योंकि मैंने जब से तुम्हें देखा था तब से ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। इतने में जैक वहाँ आ जाता है। जैक जॉन को कहता है कि तुम सारे मर्डर्स करके मुझे उस सब में फ्रेम कर रहे हो। जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मेरा उन सब से कोई लेना देना नहीं है। उन दोनों में हाथापाई होने लग जाती है, जिसमें जैक को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो करली उन्हें कहती है कि जैक के पास इस घर की डुप्लीकेट चाबी थी, जिसका इस्तेमाल करके वो इस घर में घुस गया, लेकिन उसे किसने मारा ये हम में से किसी को भी नहीं पता। इस तरीके से जॉन बच जाता है। एक दिन जॉन करली को उसी कमरे में छोड़कर बाहर किसी काम से चला जाता है। तभी करली के हाथ वहाँ पड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग्स लगती हैं। जब वो उन्हें चलाती है तो वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि जॉन के विडा और नाओमी दोनों के साथ संबंध थे, जिसे देखकर उसे बहुत शौक लगता है। अब उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि जॉन ने ही उन दोनों को मारा है और जैक हमेशा से उसके बारे में सही था। अपना मन भरने के बाद वो मुझे भी मार देगा। करली अब जॉन से प्यार करने लगी थी और ये सब देखकर
उसका दिल टूट गया था। तभी वो देखती है कि जॉन वापस आ रहा है। वो रिमोट से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। जॉन बाहर से उसे आवाजें लगाता है। वो कहता है कि मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक बार दरवाजा तो खोलो। लेकिन कर्ली दरवाजा खोलने से मना कर देती है। इसके बाद जॉन बाहर से वायर्स को काट देता है, जिसके बाद दरवाजा खोलकर वो अंदर चला जाता है। लेकिन कर्ली के हाथों में अब एक गन थी। जॉन उसे कहता है, मेरा उन दोनों के साथ बस फिजिकल रिलेशन था, लेकिन मैं सच्चा प्यार सिर्फ तुमसे ही करता हूँ और मैंने उन दोनों को नहीं मारा। तभी कर्ली एक स्क्रीन में देखती है कि कोई आदमी नाओमी को धक्का दे रहा है। वो उसे देखने लग जाती है कि आखिरी आदमी कौन है। वो देखती है कि ये मर्डर जैक ने किया है, न कि जॉन ने। जैक ने ही दोनों मर्डर्स किए थे। कर्ली सारे कंप्यूटर्स को तबाह कर देती है। वो जॉन को माफ करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि लड़कियां जॉन की कमजोरी थी और उसे हर थोड़े टाइम बाद एक नई लड़की चाहिए थी। वो जॉन का सारा सेटअप तोड़ के उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना और खुद के लिए भी एक अच्छी लाइफ चुन लो।